हेलो दोस्तों, मेरा नाम जूलिया है और मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरे अब्बू का नाम इलियास है और मेरी अम्मी का नाम जरीना है। मेरा बड़ा भाई करीम है। मेरी उम्र 20 साल की है। अब्बू का जरदोजी का काम है। लखनऊ के बड़े बड़े शादी ब्याह के कपड़े बेचने वालों से उनका बिजनेस है। अब्बू ने आगे भी बहुत से कारीगर रखे हैं जो शादी के जोड़ों पर बारीक जरी का काम करते हैं। काम बहुत अच्छा है और अब्बू भी अच्छे पैसे कमाते हैं। अब पैसे खुले हैं और जो काम हम करते हैं उसमें पढ़ाई की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो बेशक अब्बू ने हमें बहुत अच्छे अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाया है। बस पढ़े और पास हो गए, इतनी ही पढ़ाई की है हमने। बचपन से एक बात जो मैंने अपने घर में देखी वो ये थी कि अम्मी और अब्बू को जैसे हर वक्त मजाक करते थे। जब से मैंने होश संभाला है तब से अपने अब्बू को अपनी अम्मी को खुल्लम खुल्ला प्यार करते हुए देखा है। हम तीनों भाई बहनों की किसी से भी कोई दोस्ती नहीं हुई थी, न स्कूल में न पड़ोस में। हमें डर लगता था कहीं अगर हमारे घर की बात बाहर पता चल गई तो कहीं हमारे दोस्त लोग हम पर हंसें और हमारा मजाक न उड़ाएं। इसी वजह से हम तीनों भाई बहन आपस में ही खेलते थे और इसी अकेलेपन का फ़ायदा हमारे घर में काम करने वाले एक कारीगर ने उठाया। हमारे घर में 5 कमरे थे। ऊपर के 2 कमरे में हम लोग रहते थे और नीचे के 2 कमरों में कारीगर बैठकर काम करते थे और एक कमरे को अब्बू ने अपनी दुकान बना रखा था। कारीगरों को चाय पानी और खाना हम ही देते थे। तो कभी मैं, कभी मेरे भाई, तो कभी अम्मी उन सबको खाने पीने का सामान देने जाते थे। हमारा एक कारीगर था जिसका नाम था फारूक। इसी फारूक को मैंने अम्मी के साथ देखा था और वो मुझे भी बहुत घूरता था। 1-2 बार हंसी मजाक में उसने मुझे छुआ था। बेशक मेरी उम्र नहीं थी, मगर जो कुछ मैं अपने घर में देखती थी उस हिसाब से मुझे बहुत पहले से हर चीज़ का ज्ञान सा हो गया था। एक दिन मैं जब कारीगरों को चाय देने गई तो फारूक अपने अड्डे पर नहीं था। मैंने उसकी चाय रखी और जैसे ही पलटी वो पीछे से आ गया। उसने कहा कि वो मुझे पसंद करता है। मैं कुछ कहती इससे पहले ही फारूक बोला, देखो मेरी शादी नहीं हुई है। मैं सिर्फ चुपचाप उसको देख रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। कितनी देर मैं बेड पे लेटी खुद से ही कश्मकश में उलझी रही। दोपहर के बाद अम्मी खुद चाय देने गईं। मैं ऊपर से खड़ी देख रही थी। अम्मी के साथ फारूक ने काफ़ी बात की, मगर क्या बात हुई ये मुझे नहीं पता चल पाया। अगले दिन सुबह अम्मी ने मुझे कहा, देखो जूलिया, आज मैं और तुम्हारे अब्बू किसी काम से बाहर जा रहे हैं। तुम आज स्कूल मत जाना। कारीगरों को चाय पानी और खाना देना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और भी बहुत सी हिदायतें करके वो अब्बू के साथ गाड़ी में बैठकर चली गईं। करीब 12 बजे मैं किचन में चाय बना रही थी। तभी फारूक ऊपर आया और आकर मुझसे चाय लेकर चला गया, पर बोला कुछ नहीं। हाँ, उसकी आंखों में बड़ी चमक थी आज। मैं भी बैठकर चाय पीने लगी और टीवी देख रही थी। थोड़ी देर बाद फारूक आया और किचन में चाय के बर्तन रख गया। मैं वैसे ही टीवी देखती रही। तभी मुझे लगा मेरे पीछे कोई है। मैंने एकदम से चौंक कर पीछे देखा। मेरे ठीक पीछे फारूक खड़ा था। मैं भी उसको देखकर मुस्कुरा दी। मुझे अंदर ही अंदर फीलिंग आ गई थी। अचानक उसने मुझे जोर से आकर पकड़ लिया। मैं जितना उसकी गिरफ्त से निकलना चाहती वो मुझे और कसकर पकड़ लेता। मेरी फरियाद पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब तो मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, मगर टीवी की तेज़ आवाज़ में मेरी कमज़ोर आवाज़ दबकर रह गई। फारूक एक अच्छे इंसान से एक वहशी बन चुका था। उसके बाद मैं सिर्फ रोती रही और इस बुरे वक्त को भूलने की कोशिश करने में लगी रही। शाम तक जब तक अम्मी अब्बू आए मैं काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। अगले दिन मुझे फारूक फिर मिल गया। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैं ऊपर अपने रूम के बाहर खड़ी थी। नीचे सामने वाले रूम में फारूक जरदोजी का काम कर रहा था। अम्मी उसको चाय देने गईं तो दोनों में कुछ बात हुई।
मैंने देखा फारूक ने अम्मी को कुछ रुपये दिए थे। अम्मी पैसे लेकर चुपचाप चली आईं। उनके जाने के बाद फारूक ने ऊपर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। उसकी इस हरकत से मेरे चेहरे पर भी अजीब से भाव आ गए और करीब 2 साल तक ये सब चलता रहा। 2 साल तक फारूक मेरा दोस्त रहा। मेरी अम्मी की जानकारी में पहले तो छुप छुपा कर ही फारूक मुझसे मिलता था, मगर धीरे धीरे मेरी और अम्मी की शर्म खुलती गई, क्योंकि फारूक अक्सर मुझे अम्मी के सामने ही बुलाकर ले जाता। मैं देखती कि कैसे अम्मी उसकी हर बात को हंसकर टाल जाती। अब मैं बड़ी क्लास में हो गई थी, पूरी जवान हो चुकी थी। चाह कर भी मैं उस बात को अपने दिमाग में नहीं निकाल पा रही थी। रात को जब हम सब खाना खाने बैठे तो मैंने अम्मी को अपनी बात बता दी। एक दिन अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो खाना मैंने ही बनाया। उस दिन अब्बू रात को देर से घर आए और उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका मुझे और नहीं मिलेगा। भाई तो दोनों खाना खाकर सो चुके थे। मैंने अब्बू को खाना दिया, मगर उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं खाया और अपने कमरे में जाकर लेट गए। मैंने बर्तन किचन में रखे और फिर जाकर अम्मी को देखा। उनका बदन बुखार में तप रहा था। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप मेरे रूम में सो जाओ, यहाँ अब्बा एसी चलाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा ठंड लगेगी। और मैंने अम्मी को समझाकर अपने रूम में ले जाकर लेटा दिया। उसके बाद मैं जाकर अब्बू के साथ लेट गई, मगर अब्बू तो सो चुके थे, ज़ोर ज़ोर से खर्राटे मार रहे थे। मैं थोड़ा मायूस सी हो गई कि यार ये क्या बात हुई। मैं तो कुछ और ही सोच कर आई थी, मगर यहाँ तो लगता है मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। मगर फिर भी मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और कुछ देर मैं लेटी रही, जैसे किसी बात का इंतज़ार कर रही हूँ। फिर अब्बू ने करवट बदली और सोते सोते बोले, क्या हुआ ज़रीना, सो जा और मुझे भी सोने दे। मतलब अब्बू को यही एहसास था कि उनके साथ मैं नहीं, उनकी बीवी ही लेटी है। सुबह करीब 6 बजे मेरी आँख खुली, तब तक अब्बू सो रहे थे। मैं जाग तो गई पर बिस्तर से नहीं उठी। थोड़ी देर बाद अब्बू भी उठे। उन्होंने बड़े ध्यान से मेरे चेहरे को देखा तो चौंक पड़े और झट से दूसरे कमरे में गए। उधर उन्होंने अम्मी को सोए हुए देखा और फिर वापस मेरे कमरे में आए। उन्होंने पूछा कि आज तुम्हें क्या हो गया जो तुम मेरे कमरे में हो। मैंने हिम्मत करके अब्बू को सारी बात बताई कि कैसे फारूक ने मेरे साथ क्या क्या किया। अब्बू बहुत गुस्सा हो गए और फारूक को पीटने लगे। अम्मी ने बीच में पड़कर उन्हें अलग किया। अब्बू ने कहा, मैंने तो तुझे अपना माना था और अपने घर में काम दिया और तुमने ये सब किया। अब्बू ने कहा, निकल जा मेरे घर से और दोबारा पास में भटकना भी मत। फारूक अपना सामान लेकर वहाँ से चला गया। अब मुझे थोड़ा सुकून मिला कि मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हूँ। उसके बाद अब्बू से सारी बातें शेयर करने लगी। दोस्तों, कभी कभी जो आपके सबसे करीबी होते हैं वही आपको नुकसान पहुँचाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मैं दिल्ली में पढ़ती हूँ। मैं एक पतली दुबली और खूबसूरत सी लड़की हूँ। दुबली पतली होने की वजह से मेरे भैया और मेरे पापा मुझे हमेशा चिढ़ाते रहते थे, लेकिन वो मुझसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते थे। मैं जब भी पढ़ाई करने के लिए मौसा के घर जाती तो भैया और पापा के आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन जब मैं घर पर रहती तो वो लोग मिलकर मुझे परेशान करते रहते थे। मेरे पापा मुझसे बिल्कुल दोस्त की तरह व्यवहार करते थे। कभी कभी जब मुझे घर आना होता था तो मेरे पापा ही मुझे कॉलेज लेने आते थे और मुझसे ऐसे बातें करते थे जैसे वो मेरे पापा नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड हो। मेरे पापा को देखकर मेरी सभी फ्रेंड मुझसे कहा करती थी, काश तेरे पापा के जैसे भी हमारे पापा होते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं पढ़ाई करती हूँ, इसलिए मुझे मौसा के घर पर ही रहना होता है। मैं तो घर से ही कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन मेरे घर से कॉलेज बहुत दूर पड़ता था। इसलिए मौसी और मौसा ने मुझे जिद करके अपने यहाँ बुला लिया और कहने लगी, बेटा
तुम यहीं पर आ जाओ, तुम्हारा कॉलेज भी हमारे यहाँ से नज़दीक पड़ता है। मौसी ज़्यादा जिद कर रही थी, इसलिए पापा भी मना नहीं कर पाए, लेकिन वो हर संडे को मुझे मौसी के यहाँ लेने पहुँच जाते थे। मेरे मौसा बैंक में जॉब करते हैं और मेरी मौसी हाउसवाइफ है। इस समय गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थीं, इसलिए मेरे पापा मेरे पास कॉल कर रहे थे कि मैं तुम्हें कल सुबह लेने आ रहा हूँ। वैसे भी अब तुम्हारे स्कूल में छुट्टियाँ चल रही हैं। मैंने कहा ठीक है पापा, आप सुबह आ जाओ और मैं मौसा लोगों से पूछ लेती हूँ। पापा कहने लगे, मैं मौसा और मौसी से बात कर लूँगा, तुम सुबह तैयार रहना। पापा मुझसे ऐसे बोल रहे थे जैसे वो अब मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे। पता नहीं पापा की कैसे रात कटती होगी। मेरी कॉल काटने के बाद पापा ने मौसी के नंबर पर कॉल की और थोड़ी देर इधर उधर की बातें की और फिर कहने लगे, साली जी आप तो जैसे मेरी बेटी को भेजना ही नहीं चाहती हैं। आप मेरी बेटी को मुझसे अलग करके बहुत बुरा कर रही हैं। पापा हंसने लगे और मौसी कहने लगी, अरे जीजा जी, पूजा तो इतनी प्यारी गुड़िया है कि कोई भी उसे अपने पास रखने को सोचे। मेरा बस चले तो मैं आपकी पूजा को पास आने ही न दूं। आप जब भी आते हैं पूजा को मुझसे अलग कर देते हैं। और हंसने लगी। फिर पापा बोले, तो साली जी तैयार रहना, कल सुबह जब मैं पूजा को लेने आऊँगा तो आपको भी साथ में आना पड़ेगा, फिर बाद में नखरे नहीं चलेंगे। पापा की बात सुनकर मौसी बोली, अरे जीजा जी ऐसी कोई बात नहीं है, आपका जब मन करे हो आप बुला लीजिए, मैं तो आपके लिए ही बनी हूँ। और मुस्कुराने लगी। मौसी को भी मजाक करने की बहुत ज़्यादा आदत थी, क्योंकि मेरी मौसी की शादी के अभी 5 साल ही हुए हैं। इससे पहले तो वो पापा की साली ही थी। मौसी कहने लगी, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन 3 दिन और दे दीजिए, मुझे मेरे एक दोस्त की शादी में जाना है और वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। मैं 3 दिनों में वापस आ जाऊंगी, तब आप पूजा को ले जाना। मौसी की बातें सुनकर मैं थोड़ा उदास हो गई, लेकिन बस 3 दिनों की ही तो बात थी, सोचकर थोड़ा खुश हो जाती। पापा मौसी की बात को मान गए और मुझे अब मौसी के यहाँ 3 दिन और रहना पड़ेगा। मैं अपने कमरे में बैठी ये सब सोच ही रही थी कि तभी बात करने के बाद मौसी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बेटा पूजा, कल मुझे दोस्त की शादी में जाना है। ट्रेन सुबह 6 बजे है, तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और नाश्ता भी बनाना पड़ेगा, तो सुबह उठकर मेरी मदद करवा देना। मैंने कहा, जी मौसी, आपको सुबह कहना भी नहीं पड़ेगा, मैं सुबह ही उठ जाऊंगी। मौसी कहने लगी, मेरी प्यारी गुड़िया, दोस्तों मेरा नाम पूजा है, लेकिन प्यार से सभी लोग मुझे गुड़िया ही बुलाते हैं। मैं सो गई और सुबह जल्दी उठ गई और मौसी और मौसा के लिए नाश्ता बना दिया। मौसी को जल्दी जाना था, इसलिए वो अपना नाश्ता पैक करके निकल गई। मौसा जी उनको स्टेशन तक छोड़ने के लिए चले गए और मैं आज सुबह सुबह ही काम करके बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मौसा और मौसी को भेजकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी, तभी दरवाजे की ज़ोर से घंटी बजने लगी। जब मैंने घंटी की आवाज़ सुनी तो अचानक से मेरी आंख खुल गई और मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने दरवाज़ा खोला, देखा कि सामने मौसा जी खड़े थे। मैंने मौसा जी से पूछा, मौसा आपने छोड़ दिया मौसी को? तो मौसा जी कहने लगे, हाँ छोड़ दिया, लेकिन ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पता नहीं कैसे जाएगी। मौसा की हालत देख के लग रहा था कि ट्रेन में कितनी भीड़ होगी। मौसा जी पूरे पसीने में भीगे हुए थे। वो मुझसे पूछने लगे कि क्या कर रही थी तुम? मैं कब से दरवाजे की घंटी दबा रहा हूँ। मैं कहने लगी, कुछ नहीं मौसा जी, मेरी आंख लग गई थी तो मैं सो गई थी। मौसा जी कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं बैंक के लिए तैयार हो जाता हूँ, तुम खाना लगा दो। मैंने कहा, ठीक है मौसा जी, मैं खाना लगा देती हूँ। थोड़ी देर बाद मौसा जी नहा धोकर तैयार होकर बाहर आ गए। मैंने टेबल पर मौसा के लिए खाना लगा दिया। मौसा जी खाना खाने के बाद बैंक के लिए निकल गए। मैंने भी मौसा जी को भेजकर अपना किचन का काम करने लगी। किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं नहाने के लिए चली गई। मैं नहाने जा ही रही थी तभी मुझे याद आया कि मैंने अपने कुछ ड्रेस धुलने के लिए रखे थे। मैंने अपने सारे कपड़े धोकर सूखने के लिए छत पर डाल दिए। उसके बाद मैं नहाई और अपने कमरे में जाकर सो गई। पंखे की ठंडी हवा में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितनी देर से सो रही हूँ।
फिर उसके बाद मैं उठकर खाना खाया, थोड़ी देर पढ़ाई की और फ़ोन चलाया। तब तक शाम के 7 बज चुके थे। मौसा जी वापस आ गए थे। मौसा जी मुझसे पूछने लगे, पूजा आज खाने में क्या बनाया है? मैंने मौसा जी से कहा, मौसा जी आज तो कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन जो आप बोल देंगे मैं आपके लिए बना दूंगी। मौसा जी अपना बैग सोफे पर रखते हुए वहीं पर बैठ गए और कहने लगे, पूजा एक काम करो, आज तुम खाना बनाने को रहने दो और तुम जाओ तैयार हो जाओ। आज हम बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन मैंने अपने सारे कपड़े धो दिए थे, वो तो अभी सूखे भी नहीं थे। तो मैं बहुत देर बैठकर सोचती रही कि क्या करूं और क्या पहनूं। तभी मुझे याद आया कि मेरे पास एक ब्लैक कलर का ड्रेस रखा है, लेकिन वो शॉर्ट है, पता नहीं मौसा जी को अच्छा लगेगा या नहीं। मैंने सोचा मैं मौसा जी से ही पूछ लेती हूँ। मैं मौसा जी के पास वो ड्रेस लेकर पहुँच गई और मौसा जी से कहने लगी, मौसा जी मैंने अपने सभी कपड़े धो दिए हैं। मुझे पहले नहीं पता था कि हम लोग बाहर चलेंगे। मेरे पास केवल यही एक ड्रेस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स है। मौसा जी कहने लगे, तो उसमें क्या हुआ, तुम यही पहन लो, अच्छी तो लग रही है ड्रेस। मैंने कहा ठीक है मौसा जी, मैं यही पहन लेती हूँ। मौसा भी अपने रूम में तैयार होने के लिए चल दिए। थोड़ी ही देर बाद मौसा जी तैयार होकर आए और मुझे बुलाने लगे, पूजा तैयार हो गई क्या? अभी टाइम लगेगा, हमें लेट हो रहा है। मैं कहने लगी, बस मौसा जी 1 मिनट लगेगा। तब तक मौसा जी बैठकर मेरा इंतज़ार करने लगे। मैंने अपने होठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक लगा ली और बहुत कम मेकअप किया, जिससे मैं नेचुरल लग रही थी और मैं बाहर निकल कर आई। मौसा जी ने मुझे देखा और देखते ही रह गए और कहने लगे, अरे वाह पूजा, तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो। अच्छा चलो हम चलते हैं। मैंने कहा ठीक है मौसा जी। मैंने अपना हैंड बैग लिया और बाइक पर बैठ गई। मौसा जी कहने लगे, तुम हैंड बैग रहने दो, वैसे भी वहाँ उसका कोई काम भी नहीं है। मैंने भी ठीक समझा और अपना हैंड बैग घर पर ही छोड़ दिया। उसके बाद हम घर से ताला लगाकर चल दिए शहर की ओर। मेरे यहाँ से शहर करीब 6-7 किलोमीटर दूर था। मैं भी काफ़ी दिनों से बाहर नहीं गई थी, तो मौसा जी को लगा शायद मैं भी घर में परेशान हो गई होंगी। जब हम लोग शहर जाते हैं तो बीच में एक सुनसान रास्ता पड़ता है। हम लोग आराम से बातें करते हुए जा रहे थे और 15-20 मिनट के बाद एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। लेकिन रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग बाहर इंतज़ार करने लगे। मौसा जी कहने लगे, क्यों ना हम दूसरे रेस्टोरेंट में चले जाएं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा वही रेस्टोरेंट पसंद था, तो मैंने मौसा जी से मना कर दिया और कहने लगी, नहीं मौसा जी, मुझे यही पसंद है, मैं और कहीं नहीं जाऊंगी। मौसा जी कहने लगे, ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। हम लोगों ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर हमें वहाँ पर खाली सीट मिल गई। लेकिन हम लोग बैठने ही जा रहे थे, तभी वहाँ पर कोई दूसरा आकर बैठ गया। मौसा जी को बहुत गुस्सा आया। मैं कहने लगी, सर हम लोगों की सीट है। तो वो हमसे बहस करने लगे। मौसा जी भी उससे झगड़ा करने लगे और कहने लगे, भाई साहब हम लोग कब से इंतज़ार कर रहे थे और आप यहाँ आकर बैठ गए, ये कैसी बदतमीज़ी हुई। उसके बाद हम लोगों ने एक वेटर को बुलाया और उनको समझाया, तो थोड़ी देर बाद वो लोग मान गए और वहाँ से हट गए। उसके बाद वेटर हमारे पास मेन्यू लेकर आ गया। मौसा जी मेन्यू दिखाते हुए कहने लगे, पूजा तुम्हें जो पसंद हो वो मंगा लो, मैं भी वही खा लूँगा। वैसे भी रेस्टोरेंट में मेरी कुछ समझ नहीं आता कि क्या ऑर्डर करूं। मैंने मेन्यू देखते हुए उसमें से कुछ चीज़ें ऑर्डर कर दी। थोड़ी देर बाद वेटर हमारा ऑर्डर लेकर आ गया और हम दोनों ने खाना खाया और ढेर सारी बातें की। खाना खाने के बाद हम लोग घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में गाड़ी पर मुझे थोड़ी ठंडी हवा लगने लगी। हवा के उन सरसराहट के झोंकों से मुझे नींद सी आने लगी। रात के 11 बज चुके थे और ठंडी हवा का क्या कहना। इस वक्त हम लोग सुनसान रास्ते पर आ गए थे। वहां से इस समय कोई भी नहीं निकल रहा था। पूरा रास्ता सूना पड़ा था और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हम लोग जा ही रहे थे, तभी कुछ ही दूरी पर हमें एक हल्की सी लाइट दिखी। हम लोग उसके पास गए, तभी एक आदमी हमारी तरफ टॉर्च लगाते हुए गाड़ी के सामने आ गया। मौसा जी ने गाड़ी रोक दी। वो आदमी कहने लगा, भाई साहब मेरी मदद कर दीजिए, मैं इस सुनसान रास्ते पर फंस गया हूँ। थोड़ी दूरी पर मेरी एक गाड़ी है जो ख़राब हो गई है, वो स्टार्ट नहीं हो रही।
तब मैं समझी कि वो एक किसान है जो अभी फंसा हुआ है। वो आदमी कहने लगा, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था लेकिन कोई भी यहाँ से निकल नहीं रहा। आप मेरी मदद कर दीजिए। 2 किलोमीटर आगे मेरा गांव है, आप वहाँ मुझे छोड़ दीजिए, फिर मैं वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। पहले मौसा को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर मौसा जी मुझसे पूछने लगे, पूजा तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं थोड़ा सोचने लगी। फिर मैं कहने लगी, मौसा जी ये बेचारा यहाँ फंस गया है और हमारे बात पता नहीं फिर इसे कोई मिलेगा या नहीं। मौसा जी कहने लगे ठीक है। मौसा जी के पीछे मैं बैठी हुई थी। मौसा जी कहने लगे, पूजा तुम दोनों तरफ को बैठ जाओ। मैं दोनों तरफ को पैर करके बैठ गई। फिर वो बूढ़ा किसान मेरे पीछे बैठ गया। थोड़ी दूरी पर वहाँ हमें एक खराब गाड़ी मिली। वो किसान कहने लगा, भाई साहब यही मेरी गाड़ी है जो खराब हो गई है, अब सुबह मैं इसे बनवाऊंगा। मौसा जी कहने लगे ठीक है, तुम सही से बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। थोड़ी दूर जाने पर किसान कहने लगा, बस बेटा यहीं पर रोक दो, मेरा घर आ गया है, बस यहीं से थोड़ी दूर है। वो किसान मौसा जी का शुक्रिया अदा कहने लगा। मौसा जी कहने लगे, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग भी घर पहुंच गए और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए मैं घर पहुंचते ही बिस्तर पर लेट गई और मुझे तुरंत नींद आ गई और मैं सो गई। दोस्तों ये कहानी का पहला भाग है, इसका अगला पार्ट कल आएगा। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद न भूलें। रात का वक्त था। अचानक मुझे माँ की आवाज़ सुनाई दी। वो दादाजी से कह रही थी कि तुम्हारे इस रात के काम की वजह से मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। रोज़ रोज़ इस तकलीफ़ से मैं पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। तुम्हारी उम्र इतनी हो चुकी है, फिर भी तुमसे ये रोज़ कैसे हो जाता है? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। उन दोनों की बातें सुनकर मैं हैरान हो गई थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। आज मैं 15 साल की हो गई हूँ और मेरा नाम संजना है और मैं एक गांव में रहती हूँ। हमारे गांव में पानी और बिजली की बहुत समस्या है, इसलिए गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने काम ख़त्म करके खाना खाकर सो जाते हैं। जब मैं छोटी थी तभी मेरे पिता हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। हमारे घर में मैं, मेरी माँ और मेरे दादाजी रहते हैं। हम खेती करके ही अपना गुजारा करते हैं। माँ और दादाजी दिन भर खेतों में मेहनत करते थे और अनाज उगाते थे। इसी तरह हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह सुकून से चल रही थी। मैं स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, इसलिए माँ और दादाजी मुझे खेत में काम करने नहीं जाने देते थे। माँ का कहना था कि तू पढ़ लिख कर बड़ी हो और हमारे गांव का नाम रोशन कर, एक बड़ी अफसर बन। मुझे भी माँ का सजाया हुआ सपना पूरा करना था और उसके लिए मैं भी मन लगाकर पढ़ाई करती थी। दादाजी अब बूढ़े हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो बहुत प्यारे थे। शाम को वो मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ और किस्से सुनाते थे, लेकिन उनका एक सच अब मेरे सामने आने वाला था, जिस पर यकीन करना मुश्किल था। एक दिन रात को लगभग 10 बजे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ से मेरी नींद खुली थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि माँ और दादाजी कहीं जा रहे थे। उनके हाथ में एक टॉर्च थी, लेकिन हमारे गांव में तो सभी लोग अंधेरा होते ही सोने चले जाते हैं। फिर इतनी रात को दादाजी और माँ कहाँ जा रहे थे? उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। इन्हीं विचारों में मैं कब फिर से सो गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो माँ और दादाजी घर में ही थे। माँ बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। उसकी साड़ी काफ़ी गंदी और ख़राब हो गई थी। मुझे उठने का एहसास तो था, लेकिन मैं भी बिस्तर पर ही पड़ी हुई थी। माँ को ये पता नहीं था कि मैं जाग चुकी हूँ। तभी मैंने माँ की आवाज़ सुनी। माँ दादाजी से कह रही थी कि आपके इस रात के काम से मैं तंग आ चुकी हूँ। रोज़ के इस झंझट से मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ। आपकी इतनी उम्र हो गई है, फिर भी आपसे ये रोज़ कैसे हो जाता है? ये मेरी समझ से बाहर है। मेरे उन दिनों में भी आप मुझे आराम नहीं करने देते। माँ की ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर कैसी प्रतिक्रिया दूँ, क्योंकि माँ की बात मुझे आधी अधूरी समझ में आई थी।
लेकिन इतना तो तय था कि माँ किसी परेशानी में है। मैं उठकर माँ के पास आ गई और कहा, माँ मुझे स्कूल जाना है, मेरा टिफ़िन बना दो, मैं नहाकर आती हूँ। माँ का चेहरा मुरझाया हुआ था। यकीनन रात में माँ के साथ कुछ हुआ था। मैं तैयार होकर स्कूल चली गई, लेकिन स्कूल में भी मेरे मन में वही बात चल रही थी कि माँ को आखिर ऐसा क्या हुआ और दादाजी ऐसा क्या करते हैं कि माँ को रात में बाहर ले जाते हैं। लेकिन रात में जब मैंने देखा था तो माँ दादाजी के साथ जा रही थी और ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि दादाजी उसे ज़बरदस्ती बाहर ले जा रहे हैं। माँ भी सहमत थी। मेरे दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। स्कूल छूटते ही मैं घर आई। माँ और दादाजी अभी अभी खेत से घर खाना खाने आए थे। उस रात भी मैंने माँ और दादाजी को बाहर जाते हुए देखा था। अगले दिन सुबह भी माँ की वही हालत थी। रात को बाहर जाकर माँ और दादाजी आखिर ऐसा क्या करते हैं, यही बड़ा सवाल मेरे सामने था। माँ रोज़ की तरह दादाजी को डांट रही थी। माँ कह रही थी कि अब ये सब बस करो, रोज़ रात को तुम मुझे बहुत थका देते हो, ढंग से नींद भी नहीं आती। सुबह उठकर घर में काम करो, सबका ध्यान रखो, खेत में मेहनत करो, और कितना मुझे थकाओगे। माँ की बातें सुनकर मुझे भी उसका दर्द समझ में आ रहा था। मैं झट से उठकर माँ के पास आ गई और उससे पूछा, माँ आपको क्या हुआ है, मैं कुछ मदद करूँ क्या? तुम दादाजी को रोज़ क्या कहती रहती हो? माँ गुस्से में बोली, तुझे समझ नहीं आएगा, तू अभी छोटी है, तू अपना काम कर, तेरा टिफ़िन तैयार है। माँ ने मुझे ढंग से जवाब भी नहीं दिया, लेकिन मुझे जानना था कि माँ को परेशानी किस बात की हो रही है, और इस परेशानी के पीछे ज़रूर ये रात को बाहर जाने की ही वजह हो सकती है। ऐसा मैंने अंदाज़ा लगाया, लेकिन माँ कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। और रात को इनके पीछे जाऊं तो जाऊं कैसे? मुझे तो इन विचारों से ही डर लग रहा था। आज का दिन भी वैसे ही बीत गया। मैं स्कूल से घर आई। माँ और दादाजी भी शाम को खेत से घर आए। फिर सुबह से माँ की तकरार फिर से शुरू हो गई। माँ कह रही थी, कभी तो मुझे आराम करने दो। रात को हम ऐसे संजना को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, अगर उसने देख लिया तो। और ऐसी जवान लड़की का रात में घर पर अकेले रहना ठीक नहीं है। मुझे आज रात आराम चाहिए। तुम्हारी रोज़ की इन बातों की वजह से मैं रात में नहीं आ पाऊंगी। मेरी भी अपनी मजबूरी है, क्या करूं? माँ की रोज़ की शिकायतें सुनकर मेरे मन में रात को लेकर और भी रहस्य बढ़ता जा रहा था। आज मैंने तय कर लिया कि अब और चुप नहीं रहूंगी। मैंने माँ से पूछा, माँ तुम इतनी थकी हुई कैसे रहती हो? माँ ने कहा, मैंने तुझे बताया ना, तुझे नहीं समझ आएगा, बार बार मुझसे मत पूछ। माँ मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने सीधा पूछा, माँ मुझे कुछ बातें पता चल गई हैं, इसलिए अब मुझे बता भी दो कि रात में ऐसा क्या काम होता है जिससे तुम इतनी थक जाती हो। माँ ने मेरे ये शब्द सुनते ही चौंक गई और हड़बड़ाने लगी। कुछ बातें पता चल गई हैं का क्या मतलब? माँ मुझसे डरते हुए पूछने लगी। उसने एक नज़र दादाजी की ओर डाली और दादाजी ने भी सर हिलाकर मना कर दिया। माँ ने कहा, संजना बेटा, कुछ समझ में आया तुम्हें? मुझे बताओगी? मुझे लगा कि थोड़ा पूछते ही वो सब कुछ बता देंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने माँ से कहा, आपको क्या और कैसी तकलीफ़ हो रही है, वो पहले मुझे बताओ, फिर मैं बताऊंगी। माँ को लगा कि मैं उसका मजाक कर रही हूँ, इसलिए वो मुझ पर और भी ज़्यादा भड़क गई और गुस्से में मुझसे बोली, तुम्हें मैंने बताया ना कि ये बातें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। अच्छा, तुम्हें इतना ही जानने की इच्छा है ना, तो आज रात तुम दादाजी के साथ जाओ, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तकलीफ़ क्या होती है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, तो आज ही जाओ और कल सुबह मुझसे मिलना। इतना कहकर माँ गुस्से में तमतमाते हुए घर से बाहर चली गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि माँ इतनी गुस्से में क्यों थी, लेकिन एक बात मुझे समझ में आ गई थी कि जो वो रोज़ तजुर्बा लेती थी, मुझे भी अब उसका तजुर्बा लेना था। मुझे अब माँ की जगह दादाजी के साथ जाना था। दादाजी ने मुझे वैसे ही समय पर उठाया और तैयारी करने को कहा। मैंने जल्दी से सब कुछ निपटाया और दादाजी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैं बहुत डर रही थी, लेकिन थोड़ी उत्सुकता भी हो गई थी। रात के 10 बजे हम घर से बाहर निकले। बाहर बहुत अंधेरा था। दादाजी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मेरे पीछे पीछे चलती रहो, पैर का कोई भी आवाज़ मत करना,
तब मैंने कहा, लेकिन दादाजी हम आवाज़ मत करो, जितना कहा उतना ही करो। दादाजी का ऐसा रूप देखकर मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। हम चल रहे थे तभी दादाजी ने मेरा हाथ को और ज़ोर से पकड़ लिया। हम चलते चलते अपने खेत में पहुंच गए। घर से कुछ ही दूरी पर हमारा खेत था। दादाजी मुझे खेत में लेकर गए और बोले, तुझे जानना था ना कि तेरी माँ और मैं रात में कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। चल आज मैं तुझे बताता हूँ, लेकिन ये तेरा पहला अनुभव होगा, इसलिए बिल्कुल मत डरना। अगर कुछ भी अजीब लगे तो मुझे बताना। दादाजी ने ऊपर की ओर इशारा किया। मैंने ऊपर देखा तो खेत में एक ऊंचाई पर घर जैसा कुछ था। वहां जाने के लिए एक सीढ़ी लगी हुई थी। दादाजी बोले, चल सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दे। मैंने सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया और मेरे पीछे दादाजी भी चढ़ने लगे। कुछ ही देर में हम ऊपर पहुंच गए। वहां एक पानी का घड़ा रखा हुआ था और बैठने की जगह भी थी। दादाजी ने कहा, ये टॉर्च पकड़ और मैं जो कुछ कहूँगा तुझे वही करना है। उन्होंने मुझे टॉर्च दी और खेत में इधर उधर देखने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं दादाजी से कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी उन्होंने कहा, बिल्कुल आवाज़ मत करना। हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं उसे बिना आवाज़ किए करना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। दादाजी ने मुझे उनकी ओर पीठ करके बैठने को कहा और बोले, खेत में एक बार नज़र डाल और देख, तुझे कुछ महसूस होता है तो मुझे बता देना। मैंने अपनी नज़र से खेत में देखना शुरू किया और अगले ही पल मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं अचानक चौंक गई। मैंने दादाजी से कहा, दादाजी खेत में कुछ दौड़ रहा है। दादाजी बोले, धीरे बोल, और उन्होंने टॉर्च को खेत में फेंक दिया और उनके पास जो लकड़ी थी उससे ज़ोर से आवाज़ की। जैसे ही वो तेज़ आवाज़ हुई, खेत में हरकत शुरू हो गई और एक जानवर तेज़ दौड़ते हुए खेत से बाहर चला गया। मैंने ये सब पहली बार देखा था। रात का समय, चांद, सितारे और वो शांत माहौल मुझे एक अलग ही अनुभव दे रहा था। थोड़ी देर बाद खेत में फिर से हलचल महसूस हुई। दादाजी ने फिर से उन जानवरों को भगा दिया। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ और मैं बहुत मेहनत और खेती करते हैं। रात के समय जंगल से जानवर आते हैं और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए रात के समय हमें बारी बारी से जागकर खेत की रखवाली करनी पड़ती है। इसलिए मैं और तुम्हारी माँ रात में खेत में आते हैं, लेकिन रोज़ की थकान से तुम्हारी माँ परेशान हो चुकी है और तुम्हें भी स्कूल जाना होता है। इसी वजह से तुम्हारी माँ का तनाव बढ़ गया है। दादाजी के अपने परिवार के प्रति चिंता देखकर मेरा दिल भर आया था, लेकिन खेत की रखवाली करना मेरे लिए नया था और इसमें मुझे मज़ा भी आने लगा था। पूरी रात दादाजी और मैंने खेत की रखवाली की। दादाजी भी अपने जीवन के अनुभव मुझे बड़े ही दिलचस्प तरीके से सुनाते रहे। रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह जब घर पहुंची तो मैंने माँ से कहा कि अब मैं रोज़ दादाजी के साथ जाऊंगी, तुम आराम करो। और इस तरह जो काम माँ मजबूरी में करती थी वो मैं खुशी खुशी से करने लगी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मुझे आज भी वो दिन याद है, वो शाम जब बारिश पड़ना शुरू हुई थी और फिर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। संजना उस समय 16 साल की थी और मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आती थी। उस दिन वो अपने घर नहीं जा पाई थी। उसके पापा ने मुझे फ़ोन करके कहा, क्या संजना आपके घर आपके पास रुक सकती है? बारिश के कारण इधर आने का कोई रास्ता नहीं है और सुबह तक भी साफ नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। हालांकि मुझे पता था कि मम्मी घर पर नहीं हैं, वो शादी में गई हुई थी। मुझ पर तो जैसे भूत सवार हो गया था। मैं संजना को देखकर थोड़ा असहज था, पर उसे यकीन दिलाया कि वो चिंता ना करे। वो मुझे कुछ अजीब नज़रों से देख रही थी, लेकिन मैं उसे बताने से बच रहा था कि मम्मी घर पर नहीं हैं। संजना के पापा ने दोबारा फ़ोन किया तो उसने उनसे झूठ बोल दिया कि आंटी घर पर ही हैं। उसने कहा, आप चिंता ना करें, सुबह जब रास्ता साफ हो जाएगा तब मैं खुद आ जाऊंगी। संजना को रात में मेरे साथ रुकने की बात सोचकर मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था।
जब वो मेरे पास से गुजरती तो उसकी खूबसूरती मुझे पागल कर देती। संजना घर में ऐसे घूम रही थी जैसे ये उसी का घर हो। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। मैंने उसे अपने भाई के कपड़े दे दिए और कहा, तुम कपड़े बदल लो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। जब वो कपड़े बदलकर मेरे रूम से बाहर आई तो उसका लंबा कद और आंखें बड़ी बड़ी थीं। वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। वो मुझे एक टुक देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि वो कैसी लग रही है। मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी तरफ देख रही है और मैं उसकी तारीफ में खुला मुंह लिए उसे देख रहा था। अचानक मैं चौंक कर दूसरी तरफ देखते हुए कहा, संजना, तुम दाल खाती हो या नहीं? मैं तड़का लगा रहा हूँ। दाल और रोटी तैयार करते समय मेरा ध्यान कहीं और था। तभी संजना ने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और बोली, अरे सर, आप रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ। उसने चाकू मेरे हाथ से लिया और उसके छूने से मेरे शरीर में एक अजीब सी गर्माहट भर गई। मैं चुपचाप एक तरफ बैठ गया। संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए सर, मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से सिखाया है। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और खाते खाते बहुत सारी बातें की। मुझे आज पता चला कि संजना सिर्फ प्यारी ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बातूनी भी है, वरना पहले तो वो आती, पढ़ती और चली जाती थी। हमने काफ़ी बातें की और फिर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। बाहर बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट हो रही थी, मानो जैसे तूफान आया हो, लेकिन मेरे भीतर उठने वाला तूफान उससे कम नहीं था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और बार बार संजना की याद आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं उठकर उसके पास चला जाऊं और उसे अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी दरवाजे पर खटखने की आवाज़ आई। मुझे पता था ये संजना ही है, क्योंकि घर में और कोई नहीं था। मैंने झट से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही संजना मुझसे कहने लगी, सर, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, तुम एक तरफ सो जाओ। मैंने संजना को बिस्तर पर एक तरफ इशारा करते हुए कहा और वो एक तरफ लेट गई। मैं भी दरवाज़ा बंद करके दूसरी तरफ लेट गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से संजना उस नाइट ड्रेस में कुछ इस तरह लेटी थी कि जी चाह रहा था उसे बस देखता ही रहूं। बाहर अचानक बिजली कड़की, जिससे वो डरकर संजना की आंखें खुल गईं। वो दोबारा से बिजली कड़कने से डरकर लेटे लेटे ही आकर मेरे सीने से चिपक गई। मैंने पूछा, संजना, ये क्या कर रही हो? उसने कहा, सर, मुझे बिजली की कड़क से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे ऐसे ही सोने दीजिए। मैं आगे कुछ नहीं बोल पाया और उसे अपने कंबल में छुपा लिया। बहुत देर तक उसे मैंने ऐसे ही अपने सीने से लगाकर रखा। फिर मुझे एहसास हुआ जैसे उसकी आंखें खुली हुई हैं। मैंने थोड़ा नीचे देखा तो वो मेरे सीने को देख रही थी। मैंने पूछा, तुम ठीक हो? उसने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस अपने दोनों हाथों से मुझे और ज़ोर से पकड़ लिया। अब मैं भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सका। मैं उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में समेट लिया और, संजना, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा भी पसंद हूँ? जवाब में उसने अपने दोनों हाथ मेरे सीने से चिपका दिए और मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। उसकी गर्म सांसें मुझे और भी बेचैन कर रही थीं। ठंडी रातों में बाहर का मौसम भी बहुत ठिठुरन भरा था, लेकिन अंदर जैसे आग सी लगी हुई थी। अब मुझसे और भी सब्र नहीं हो पा रहा था। मेरे हाथ अब तेजी से मेरे और संजना के बीच की हर बाधा को हटाने लगे थे। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे जैसे पति पत्नी होते हैं। संजना को अधिक जोर देने पर उसकी चीख निकल गई तो मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मुझे लगा संजना भी इसमें पूरी तरह से डूब चुकी है और उसे भी आनंद आ रहा है, तो मैं अपनी मनमर्जी से करने लगा। संजना इस अवस्था में बोली, सर, आप मुझे पहले से ही पसंद हैं, पर डर और संकोच के कारण कभी बता नहीं पाई। उसकी ये बातें मुझे और भी व्याकुल कर रही थीं।
इसके बाद संजना कुछ नहीं बोल सकी और बस मेरी आवाज़ें कमरे में गूंजने लगीं। कुछ देर बाद उसकी हाथों की पकड़ ढीली हो गई और वो शांत हो गई और 2 मिनट बाद ही मैं भी आनंद की चरम सीमा पर पहुंच गया। मुझे ज़िंदगी का असली मतलब यही लगा। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद हम वापस कंबल में चले गए। उसके बाद कई बार कमरे में तूफान आया और चला गया। हम सोते फिर जागते, फिर सोते फिर जागते और इसी तरह सुबह हो गई। मुझे सुबह उठकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। संजना भी मुझसे आंखें नहीं मिला पा रही थी और उसे चलने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। उसके पिता उसको लेने आ गए। उसके पिता बिना कुछ कहे चले गए और फिर कभी नहीं आए। मैं संजना से मिलने के लिए तड़प रहा था। जब वो 2 दिन तक नहीं आई तो मैं उसके घर गया और पता चला कि वो पढ़ने के लिए दिल्ली चली गई है। मुझे बहुत अजीब लगा। अगर उसे मैं पसंद नहीं था तो बता देती। मुझे क्यों आगे बढ़ने दिया? मैं उदास हो गया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। कुछ समय ऐसे ही बीतने के बाद मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। मैंने ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया था। कई सालों की मेहनत के बाद मुझे एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। 5 साल बाद एक दिन जब मैं कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि गेट पर एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा है। पास जाकर देखा तो वो संजना थी। उसने हमारे कॉलेज में ही एडमिशन लिया था। मैंने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा और संजना के पास गया। वो मुझे देखकर चौंक गई और कहने लगी, सर आप यहाँ? मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, संजना तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा था तो मुझे बता सकती थी। ऐसे अचानक जाने की क्या ज़रूरत थी? संजना ने धीरे से कहा, सर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मैं आपसे प्यार करती थी और जो भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ था। मैंने पूछा, अगर प्यार था तो तुम क्यों भाग गई? संजना ने कहा, उस वक्त मैं ये सब स्वीकार नहीं कर पाई। मुझे डर था कि अगर पापा को पता चला तो क्या होगा। बस इसी डर से मैं वहाँ से चली गई। लेकिन घर आकर मुझे एहसास हुआ कि मैं आपको कितना चाहती हूँ। पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी, मैंने जल्दी से पूछा, तो क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? संजना ने नज़रें नीची कर लीं और चुप रही। मैं समझ गया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारी शादी की बात करूँगा। अब बताओ तुमने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। संजना ने कहा, सर मैंने किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है। मैं बस आपसे मिलने आई थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं दिल्ली के एक स्कूल में टीचर हूँ। घर आई थी तो सोचा आपसे मिल लूँ। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। बरसों की मेहनत और इंतज़ार का फल आज मेरे सामने था। 2 दिन बाद मैं और मेरी माँ संजना का रिश्ता लेकर उसके घर पहुँच गए। उसके पापा मुझे देखते ही पहचान गए। जब उन्होंने सुना कि मैं सरकारी प्रोफेसर हूँ तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। 1 महीने बाद संजना मेरी दुल्हन बनकर उसी बेड पर बैठी थी जहाँ हमने 5 साल पहले एक दूसरे को पति पत्नी का हक दिया था। आज मेरे पास अधिकार था कि मैं संजना को पत्नी का सुख दे सकूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। हमारी आज की कहानी मेरी और मेरे पापा की सच्ची कहानी है। दोस्तों, मेरा नाम निशा है और हम लोग दिल्ली में रहते हैं। मेरे घर पर हम 3 लोग रहते हैं, मेरे मम्मी पापा और मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही नाज़ों से पाला है। अभी मेरी उम्र सिर्फ 19 साल है और जब मैं 19 साल की थी तब मेरे पापा दिखने में बहुत अच्छे थे। उनकी उम्र अभी 45 साल है। वो बिल्कुल लड़कों जैसे ही लगते थे। मेरी मम्मी की उम्र 40 साल की है। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। वो एक सिंपल और साधारण सी महिला है जो अपना ज़्यादातर समय किचन में और पूजा पाठ में ही निकाल दिया करती थी। जब मेरे दादा और दादी थे तब वो अपने सास ससुर की बहुत ही सेवा करती थी।
और वो पापा को ज़रा सा भी टाइम नहीं दे पाती थीं। आपको बता दूं कि मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद थीं और किसी भी चीज़ की हमें कोई भी कमी नहीं थी। खैर, ये बात तब की है जब मैं हाई स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी, लेकिन मैं दिखने में बिल्कुल 22 से 23 साल की लगती थी, क्योंकि मेरा शरीर एकदम गठीला और भरा हुआ था। मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। स्कूल में हर कोई मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन मैं किसी से भी बात नहीं करती थी। एक रात की बात है, जब हम लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मैं भी अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपने बेड पर सोने की कोशिश करने लगी। तभी मुझे ऐसा लगा कि मम्मी पापा के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही है। शायद वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। मेरा कमरा भी मम्मी पापा के कमरे के ही पास था। तभी मुझे आवाज़ आ रही थी। मैं पहली बार अपने मम्मी पापा को ऐसे लड़ते हुए उनकी आवाज़ें सुन रही थी, इसलिए मेरा दिल घबरा रहा था कि आखिर वो लोग इतनी रात में क्यों लड़ाई कर रहे हैं। मैं ये बात जानना चाहती थी, इसलिए मैं बिना देरी किए अपने बेड से उठी और उनके दरवाजे के पास जाकर उनको देखने की कोशिश करने लगी। दरवाज़ा बंद होने के कारण मैं कुछ देख नहीं पाई। तभी मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी, जो मम्मी पापा के कमरे से जुड़ी हुई थी। वो खिड़की बहुत पुरानी थी, उसकी वजह से उसमें बहुत जगह छेद थे, जिसमें हम अंदर का नज़ारा देख सकते थे। फिर क्या था, मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और उस खिड़की के पास जाकर उसमें से झांक कर देखने लगी, तो अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे पापा मम्मी को कुछ करने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो मना कर रही थीं। मैं समझ गई थी कि आखिर वो उनसे क्या चाहते हैं, लेकिन मेरी मम्मी पापा को मना कर रही थी। शायद मम्मी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तभी मेरे पापा गुस्से में करवट बदल कर सो गए और मेरी मम्मी भी सो गई। दोस्तों, वो नज़ारा देखकर मुझे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा था। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं बहुत देर तक उस खिड़की से देखती रही, जबकि मेरे मम्मी पापा दोनों सो गए थे। फिर कुछ देर के बाद मैं अपने बेड पर वापस आई और फिर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे रात भर नींद नहीं आई और जब मैं सुबह उठी तो मैं मम्मी पापा को अजीब सी नज़रों से देख रही थी, क्योंकि कल रात वाली बात मेरे मन में अभी तक चल रही थी। उनकी बातों की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई थी। मेरे मम्मी मुझे बोली, क्या हुआ निशा, कोई बात है? मैंने कहा, नहीं मम्मी, वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं आज कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, आज तुम आराम कर लो, कल से अपने कॉलेज चली जाना। हम सब नाश्ता कर रहे थे। फिर पापा ने नाश्ता किया और टिफ़िन लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल गए। मेरी माँ ने नाश्ता मुझे दिया और कहा कि लो, खाकर तुम भी आराम कर लो। मैंने नाश्ता किया और जाकर अपने रूम में आराम करने लगी। मेरी मम्मी नाश्ता करके अपने रूम में सोने के लिए चली गईं। फिर मैं अपने रूम में लगी खिड़की, जो मम्मी पापा के कमरे से जुड़ी हुई थी, उससे झांक कर देखने लगी, तो मम्मी अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन मेरे मन में कल की बातें अभी तक चल रही थीं। मैं रात होने का इंतज़ार करने लगी थी। जब रात हुई तो पापा घर पर आए। फिर से वही बातें मेरे मन में चलने लगीं। फिर हम सब ने खाना खाया और खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। पापा ने मुझे खाना खाते टाइम पूछा था, निशा बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? मैंने कहा, हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अचानक मेरे मुंह से उस वक्त रात वाली बात निकल गई कि पापा, आप दोनों रात में लड़ाई क्यों कर रहे थे? पापा हैरानी के साथ बोले, क्या? मम्मी पापा का चेहरा देखने लगी और पापा भी हैरान थे कि मुझे ये बात कैसे पता चली। मैं भी इस बात से घबरा गई थी कि मैंने मुंह से ये क्या निकाल दिया। फिर मैंने बात को पलटा और कहा, वो मेरे कमरे में रात को आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे आप दोनों लड़ाई कर रहे हैं। पापा ने कहा, अरे नहीं नहीं बेटा,
वो बस ऐसे ही। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई और मम्मी पापा अपने अपने कमरे में सोने चले गए। तभी पापा मम्मी से कह रहे थे, इसीलिए कहता हूँ कि कम चिल्लाया करो, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं है। घर में हमारी बेटी भी रहती है और वो अब बड़ी हो चुकी है, हमें ध्यान से रहना चाहिए। मम्मी ने कहा, हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। पापा कल वाली बात पर फिर से जिद करने लगे। फिर मम्मी ने तुरंत मना कर दिया तो फिर से मेरे कमरे में आवाज़ें आने लगीं, क्योंकि अभी मुझे रात में नींद नहीं आती थी। मैंने सोचा कि मैं आज इस खिड़की से देखूंगी कि आखिर क्या होता है। जब आवाज़ आना शुरू हुई तो फिर मैं खिड़की पर जाकर देखने लगी। तब पता चला कि फिर से आज पापा वो काम करने के लिए ज़िद कर रहे हैं और मेरी मम्मी ने उन्हें मना कर दिया है। लेकिन आज पापा बहुत गुस्से में लग रहे थे। अगली सुबह पापा ने मुझसे कहा, चलो आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। वो जब मुझे कॉलेज छोड़ने आए तो वो मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पापा मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं। मैंने पापा से पूछ ही लिया, क्या बात है पापा, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं क्या? पापा ने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा, पापा बताइए क्या परेशानी है आपको? पापा ने कहा, चलो पहले मैं तुम्हें चॉकलेट खिला देता हूँ। उन्होंने मुझे बड़ी वाली चॉकलेट दिलवाई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें एक ड्रेस भी दिलवा देता हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन फिर मुझे जब इस सच्चाई का पता चला तब मेरे होश ही उड़ गए। लेकिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि पापा ने मुझे नए कपड़े दिलाए थे और चॉकलेट भी दिलवाई थी। मैंने कहा, आप कुछ परेशान थे पापा? पापा ने कहा, हाँ बेटा, वो मैं जॉब करता हूँ तो उसमें मुझे किसी की ज़रूरत पड़ती है। मैं तुम्हारी मम्मी से हर रात को कहता हूँ कि मेरा इस चीज़ में मेरा साथ दो, लेकिन वो बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं देती और दिन रात पूजा पाठ में और किचन में ही बिजी रहती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? ऐसे तो मेरी नौकरी ही चली जाएगी। तभी मैं बोली, पापा बताइए अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो। उन्होंने कहा, बेटी इसीलिए तो बता रहा हूँ। मैंने कहा, जी पापा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। उन्होंने कहा, तुम अपनी माँ को समझाओ कि वो मेरी बात मान ले। मैंने कहा, ठीक है पापा, मैं माँ को समझा दूँगी। फिर हम लोग घर आ गए और घर आने के बाद मैंने माँ से बात की और माँ से कहा कि वो पापा की बात मान ले। माँ ने कहा, तुझे नहीं पता, तेरे पापा तो फालतू की बात करते हैं। मैंने कहा, माँ ठीक है, वो हम सबका ध्यान भी तो रखते हैं ना, तो हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है, मैं देख लूँगी। मैं माँ से ये कहकर अपने कमरे में चली गई। फिर पापा भी आज जल्दी घर आ गए थे और रात को खाना खाने के बाद हम सभी अपने अपने कमरे में चले गए। तकरीबन रात के 11 बजे थे। पापा मम्मी के कमरे से फिर से आवाज़ आ रही थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो पापा माँ को मना रहे थे। माँ कह रही थी कि तुमने निशा को क्या कहा था? वो मुझसे कह रही थी कि मैं आपकी बात मान लूँ। माँ ये बात कह रही थी कि पापा ने उनको अपनी तरफ खींच लिया और उनके साथ प्यार करने लगे। मैं ये सब देखकर मदमस्त हो गई थी। माँ की आवाज़ अब और तेज़ आने लगी थी। ये सब देखकर मेरा हाल बुरा होता जा रहा था। मैं सोच रही थी कि काश कोई मेरे साथ भी फुटबॉल खिलाड़ी होता तो मैं भी गोल करती। इस तरह पापा मम्मी का मैच 20 मिनट तक चला और उसके बाद दोनों में सुलह हो गई। पापा बहुत खुश थे। फिर मैं अपने बेड पर वापस आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, पर ये मैच देखने के बाद मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राहुल अपनी साली जानवी से जाने की इजाज़त ले ही रहा था कि उसने राहुल के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वो ये कहते हुए ज़ोरों से उसे भींचते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है जीजा जी, सारी रात तो अपनी ही है। आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट दर्द होने का बहाना किया था ताकि सारी रात तुम मेरी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का
हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। राहुल की शादी में स्टेज पर जब वर और वधू को मालाएं पहनाई जा रही थीं, तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा दी तो राहुल झेंप गया था। शर्मीला होने के चलते राहुल दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। परंतु शादी के बाद जब विदाई का समय आया, तब वही लड़की चहलबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजा जी, मैं हूँ आपकी साली जानवी। दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा जानवी, भला साली को भी कोई भूल सकता है। राहुल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, जब घरवाली साथ में हो तो साली को भला कौन याद करता है। जानवी ने हंसते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हें याद करने वाला, अब फिक्र क्यों करती हो। कहते हुए राहुल अपनी बीवी सुरभि के साथ घर से बाहर निकल आया। कुछ दिनों के बाद जानवी अपने पिता के साथ सुरभि से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं पर रुक गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। जानवी राहुल के बर्ताव से काफ़ी खुश थी। वो उससे खुल मिलकर बातें करना चाहती थी, पर संकोच होने के चलते राहुल खुलकर उससे बातें नहीं कर पाता था। वो केवल मुस्कुराकर ही रह जाता था। तब जानवी झुंझला कर रह जाती थी। एक दिन सुरभि के कहने पर राहुल जानवी को घुमाने को लेकर गया। जब वो जानवी को ऐतिहासिक जगहों की सैर करा रहा था, तब वो राहुल के संग ऐसे चिपक कर चल रही थी मानो उसकी बीवी हो। जानवी के बदन के छू जाने से राहुल अंदर ही अंदर सुलग उठता। उसकी नज़र जानवी के जिस्म पर पड़ी। राहुल को अपनी तरफ घूरता देख जानवी ने शरारत भरे अंदाज में पूछ ही लिया, क्या देख रहे हो जीजा जी। ये सुनकर थोड़ा झिझकते हुए राहुल बोला, तुम्हारे करंट मारने वाले जिस्म को देख रहा हूँ। जानवी तुम बहुत खूबसूरत हो। सच? तो फिर हासिल क्यों नहीं कर लेते। जानवी मुस्कुराते हुए बोली, क्या ये तुम क्या कह रही हो। राहुल ने हैरानी से पूछा, हाँ जीजा जी, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है, उसे भी तो शादी से पहले तजुर्बा होना चाहिए। जानवी बोली, लेकिन ये तो गलत बात होगी जानवी, तुम्हारी दीदी के साथ धोखा होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करने के लिए उकसाओ मत। राहुल बोला, आप भी बहुत भोले हैं जीजा जी, मैं आपको दीदी के सामने कुछ करने के लिए थोड़ी उकसा रही हूँ, बल्कि अकेले में। ये कहते हुए जानवी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बातें सुनकर राहुल कुछ पलों के लिए सिहर उठा था। फिर खुद पर काबू पाते हुए वो बोला, तुम तो बड़ी नटखट हो साली साहिबा, किसी का भी ईमान डगमगाना तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। राहुल की बातें सुनकर जानवी फिर झुंझला उठी, पर उसने अपनी झुंझलाहट का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन कहने लगी, देखती हूँ कि कब तक तुम मेरे हुस्न के जलवे से बचते हो। मैंने भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया तो मेरा नाम भी जानवी नहीं। घूम फिर कर घर आने के बाद सुरभि ने जानवी से पूछा, घूम आई जानवी, कैसा लगा जीजा जी के साथ। ये भी कोई पूछने वाली बात है दीदी, प्यारे प्यारे जीजा जी का साथ हो फिर तो क्या ही कहने। क्यों जीजा जी, खुशी से चहकते हुए जानवी ने सवाल कर दिया। ये तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहिबा। बड़ी मुश्किल से राहुल बोला, मुझे तो सचमुच में बड़ा मज़ा आया जीजा जी। ये कहते हुए जानवी ने धीरे से एक आंख दबा दी, जिसे सुरभि नहीं देख पाई थी, पर राहुल का दिल धड़क गया था। रात के समय राहुल और सुरभि अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उन्हें दूसरे कमरे से जानवी की ज़ोरदार चीख सुनाई दी। वो दोनों दौड़े दौड़े उस कमरे में पहुँचे। जानवी अपना पेट पकड़कर जोरों से करा रही थी। अपनी छोटी बहन का ये हाल देखकर सुरभि घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ जानवी, बता मेरी बहन। पेट में दर्द हो रहा है दीदी, करहाते हुए जानवी ने बताया। पेट में तेज दर्द है, इतनी रात गए मैं क्या करूं, आप ही कुछ कीजिए ना। घबराती हुई सुरभि ने राहुल से कहा, घबराओ मत, मेरे पास पेट दर्द की दवा है, तुम अलमारी में से जल्दी दवा लेकर आओ। राहुल ने सुरभि से कहा। ये सुनकर सुरभि अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई। तब राहुल ने जानवी से अपनापन दिखाते हुए पूछा,
पेट में ज़ोर से दर्द हो रहा है। हाँ जीजा जी, जानवी बोली। तो फिर घबराओ मत, दवा खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़ा हौसला रखो, हिम्मत बांधते हुए राहुल ने कहा। थोड़ी ही देर में सुरभि दवा ले आई और अपने हाथों से जानवी को खिला दी। फिर भी वो करहा रही थी। चूंकि रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए राहुल ने सुरभि से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, मैं जानवी की देखभाल करूंगा। पहले तो सुरभि अपनी बहन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन राहुल के समझाने पर वो सोने के लिए चली गई। काफ़ी देर बाद जानवी ने करहाना बंद कर दिया, मानो जैसे उसे आराम मिल गया हो। तब राहुल ने सोचा कि उससे कहकर वो भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाए। अभी वो जानवी से जाने की इजाज़त ले ही रहा था कि उसने राहुल को गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वो ये कहते हुए ज़ोरों से उसे भींचते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है जीजा जी, सारी रात तो अपनी ही है। आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट में दर्द होने का बहाना किया था, ताकि सारी रात तुम मेरे करीब रहो। क्या साली साहिबा, तुमने मुझे पाने के लिए पेट में दर्द का बहाना किया था। बड़े ही शर्म की बात है कि तुमने हम लोगों के साथ छल किया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से से बिखरते हुए राहुल ने कहा और उससे अलग हो गया। तो फिर मुझसे कैसी उम्मीद थी जीजा जी, आप भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेचैनी नहीं समझ रहे। मैं आपके लिए कितना तरस रही हूँ, पर आप कुछ नहीं समझते। साली पर भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है आपकी। आप क्या चाहते हैं जीजा जी, क्या मैं यहाँ से बिना प्यार के ही वापस चली जाऊँ? थोड़ा झुंझलाते हुए जानवी बोली। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती जानवी। मैं तुम्हारा जीजा हूँ तो क्या हुआ, उम्र में तो बड़ा हूँ, कम से कम इसका तो लिहाज करो। क्यों मुझे मुसीबत में डालती हो? ये कहते हुए राहुल दरवाजे की तरफ देखने लगा कि कहीं सुरभि तो नहीं आ गई। लेकिन सुरभि दरवाजे की ओट में खड़ी होकर दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन इस तरह की हरकत भी कर सकती है। सुरभि खड़ी खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। जानवी उलाहना देते हुए कह रही थी, मुझे खुश करके आप तबाह नहीं बल्कि खुश हो जाएंगे। जीजा जी क्यों बेकार में इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो? मेरी मनोकामना क्यों नहीं पूरी कर देते? मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आइए और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर दीदी भी नहीं है, केवल आप, मैं और एक अकेलापन है। जानता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी दीदी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, इसलिए होश में आओ जानवी। तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि हर काम का एक समय होता है। इसलिए अपनी इज्जत संभाल कर रखो, जो तुम्हारे होने वाले पति की अमानत है। मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर तुम्हारी जल्दी ही शादी करवा दूंगा। ये सब समझाते हुए राहुल ने कहा, शादी के बारे में जीजाजी बाद में सोचा जाएगा, पहले आप मुझे अपनी बाहों में तो ले लीजिए। देखते नहीं कि मेरा अंग अंग टूट रहा है। ये कहते हुए जानवी एक बार फिर राहुल से लिपट गई। राहुल ने गुस्से में उसके गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, कितने भरोसे से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हमारे पास छोड़ा है और मैं उनका भरोसा तोड़ दूं? तुम्हारी दीदी भी मुझ पर कितना भरोसा करती है, मैं उसका भी भरोसा तोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे संग हंसी मजाक और छेड़छाड़ कर सकता हूँ, लेकिन ये भी एक हद तक ही। खैर, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ, पर अपने इस जीजाजी को माफ़ करना, क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया है। रुंधे गले से राहुल ने कहा और वहाँ से जाने लगा। तभी जानवी राहुल का हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, माफ़ी तो आपको नहीं बल्कि मुझे मांगनी चाहिए जीजाजी, क्योंकि मुझे गलतफहमी थी। मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा साली के रिश्तों में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन आपके नेक इरादे देखकर अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं ही गलत थी। अपनी इन हरकतों के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको बहकाने की कोशिश की। पता नहीं कैसे मैं इतनी बेशर्म हो गई थी। क्या आप अपनी इस साली को माफ़ नहीं करेंगे जीजाजी? ये कहकर जानवी ने अपना सिर झुका लिया। क्यों नहीं माफ़ करूँगा, माफ़ तो अपनों को ही किया जाता है, और फिर तुम तो मेरी साली हो। ये कहते हुए राहुल ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया।
राहुल सोने के लिए जानवी के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उससे पहले ही सुरभि कमरे में पहुंचकर पलंग पर ऐसे सो गई जैसे कुछ जानती ही ना हो, लेकिन उसे अपने पति पर गर्व जरूर हो रहा था कि वो बहकने वाला इंसान नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। अगले दिन सुबह जानवी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसने चहकते हुए सुरभि से कहा, दीदी अब मैं घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। क्यों जीजा जी, मुझे घर छोड़कर आओगे ना? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं जीजा, अपनी साली की हर बात का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा। मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा। उन दोनों की बातें सुनकर सुरभि सोचने लगी कि क्या ये कल वाली वही जानवी है या फिर कोई और। तो दोस्तों, और कोई राहुल की तरह तो नहीं होता, इसलिए हमें खुद अपने रिश्तों की पवित्रता को बनाए रखना है ताकि ये ख़राब ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें।